नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं आक्रमण वॉर जोन से बड़ी खबर। इजराइल का रवैया ऐसा ही रहा तो वर्ल्ड वॉर 3 जल्द ही हो सकती है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि इजराइल किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है और युद्ध का एक नया फ्रंट खोल दिया गया है, जिसमें अमेरिका भी अब बीच में पिसता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में नया फ्रंट खुल गया है। कहा यह जा रहा है कि अब जो सामने दिख रहा है वो बेहद खतरनाक रूप ले सकता है। कह ये भी सकते हैं कि आने वाले दिनों में वर्ल्ड वॉर दस्तक दे सकता है, जिसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इजराइल ने 72 घंटों में 6 देशों पर हमला किया, पूरे अरब जगत को हिलाकर रख दिया। इजराइल ने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। गाजा में तबाही, लेबनान में धमाके, सीरिया में मिसाइल, यमन में ड्रोन अटैक, इराक में जवाबी फायर और कतर तक इजरायली निशाना। सवाल उठ रहा है कि क्या हालात 1967 के 6 दिनी जंग जैसे हो रखे हैं। 6 देशों पर इजराइल का हमला और अब अरब दुनिया हिल गया। क्या ये इजराइल की रणनीति है या फिर साफ संदेश है कि जो टकराएगा वो बचेगा नहीं। सवाल ये भी कि क्या अब पूरा अरब वर्ल्ड एक साथ आकर इजराइल पर बड़ा हमला करेगा। जहां हमास और इजराइल की जंग सबसे खतरनाक मोड़ पर है। भारी तबाही, लगातार रॉकेट और हवाई हमले, हजारों की मौत हो चुकी है। दूसरी तस्वीर में लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल में जारी विध्वंसक जंग है, जहां दोनों तरफ से जोरदार पलटवार हो रहे हैं। इसमें हिजबुल्लाह को खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तीसरी तस्वीर में सीरिया में इजराइल ने ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे सीमा पर तनाव और बढ़ा है। इराक में सक्रिय मिलिशियाई समूह इजराइल पर ड्रोन और रॉकेट हमले करते रहते हैं, जिससे इजराइल ने जवाबी कार्रवाई भी जारी की है। यमन में हूती विद्रोही भी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुके हैं और करते रहे हैं, जो तनाव की एक बड़ी वजह है। हाल ही में कतर में हमास नेतृत्व पर हुआ हमला भी इस जंग को और जटिल बना रहा है। तो पिछले 72 घंटे इजराइल ने फिलिस्तीन, लेबनान, यमन, सीरिया, ट्यूनीशिया और कतर पर हमला बोलकर पूरे मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। जहां गाजा में इजरायली हमलों से हजारों घर मलबे में तब्दील हो गए हैं, सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हालात बेहद भयावह हो गए हैं। वहीं लेबनान में इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह को निशाने पर लेते हुए उसके कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इजराइल ने हिजबुल्लाह प्रमुख समेत कई बड़े कमांडर
मारे गए। इन हमलों के चलते लेबनान भी तबाह होता दिख रहा है। दूसरी तरफ यमन में हूती विद्रोहियों को खत्म करने के लिए इजराइल ने मिसाइल दागी है और रेड सी की तटीय इलाकों पर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सीरिया में लगातार हमले हो रहे हैं, जहां दमिश्क और एलेप्पो जैसे शहर दहशत में जी रहे हैं। ट्यूनीशिया में हुए हमले ने पूरे अरब जगत को चौंका दिया है, क्योंकि यहां पर इजराइल की कार्रवाई के पीछे आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने की कहानी बताई जा रही है। वहीं कतर पर हमला होते ही खाड़ी देशों में गुस्से की लहर दौड़ गई और सऊदी अरब, यूएई और ईरान खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। उधर इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि ईरान और उसके सहयोगी गुट इजराइल को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन इस बहाने से पूरे अरब जगत में हंगामा मचा हुआ है। इतिहास की किताबें एक बार फिर 1967 की 6 दिनी जंग की ओर इशारा कर रही है, जब इजराइल ने ऑपरेशन फोकस के तहत मिस्र के एयरबेस पर अचानक हमला करके उसके लड़ाकू जहाजों को नष्ट कर दिया था और देखते ही देखते जॉर्डन, सीरिया, मिस्र मिलकर भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। अब हालात फिर उसी मोड़ पर पहुंच रहे हैं। अरब जगत में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या 5 दशक बाद फिर से अरब देशों और इजराइल के बीच निर्णायक जंग होगी। गाजा के खंडहर, लेबनान का दर्द, यमन का जलता आकाश, सीरिया के मलबे, ट्यूनीशिया की चीखें और कतर में गुस्से की लहर इस बात की गवाही दे रही है कि इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा विवाद अब पूरे अरब जगत को अपनी चपेट में ले सकता है। सवाल ये भी है कि अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि वाशिंगटन ने हमेशा इजराइल को सैन्य मदद की है, जबकि रूस और चीन अरब देशों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दुनिया की नजर अब संयुक्त राष्ट्र पर भी है, लेकिन सुरक्षा परिषद में ध्रुवीकरण साफ नजर आ रहा है। इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि उसके पास इतने सटीक हथियार हैं कि वो किसी भी अरब देश को कुछ ही घंटों में घुटनों पर ला सकता है, जबकि अरब जगत का मानना है कि इस बार हालात अलग है। अरब देशों की एकता और ईरान का बढ़ता प्रभाव इजराइल के लिए भारी पड़ सकता है। फिलहाल गाजा में चीखें, लेबनान में मातम, यमन में राख, सीरिया में मलबा, ट्यूनीशिया में दहशत और कतर में गुस्सा इस बात का सबूत है कि आने वाले दिन मध्य पूर्व के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं और ये बारूद का ढेर किसी भी वक्त फट सकता है। तो
तो वहीं आज भी इजराइल 6 देशों से अकेले मोर्चा संभाल रहा है। ये कोई 6 दिन की बात नहीं, बल्कि तकरीबन 2 सालों से ज्यादा युद्ध के मैदान में हुंकार भर रहा है। और उसमें कुछ अहम सवाल भी नजर आते हैं। अहम सवाल क्या हैं? अहम सवाल ये भी खड़े होते हैं। आपको मैं कुछ बड़ी बातें बताती चलती हूँ। एक अकेला सब पर भारी कैसे है? दरअसल गाजा हमास, इजराइल हमास के बीच में अक्टूबर 2023 में जंग की तस्वीर देखी जाने लगी। 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत इस बीच हुई। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर वहां से आई और बड़ी तस्वीर इस दौरान देखने को मिली। अब आप ये भी समझिए, हिजबुल्ला और इजराइल में वॉर जो है वो किस तरह से नजर आई। हिजबुल्ला प्रमुख नसरुल्लाह मारे गए। हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले उसके बाद भी बदस्तूर जारी रहे। वहीं दूसरी तरफ सीरिया में इजराइल के हमले लगातार जारी रहे। ईरान से जुड़े ठिकानों पर सीधे अटैक इजराइल की तरफ से किया गया। अब अगर इराक से भी इजराइल की बात करें तो इराक से भी इजराइल पर ड्रोन अटैक किस तरह से हुए, तस्वीरें हम लगातार देखते रहे हैं। इराकी मिलिशिया समूहों से मुकाबला जो है वो इस दौरान भी देखने को मिला। ये तो बात इराक की हुई, लेकिन अगर हम हुती विद्रोहियों की बात करें तो हुती विद्रोही लगातार एक बड़ी चुनौती रहे हैं। इजराइल और हुती विद्रोहियों के बीच में लगातार वार पलटवार देखा जाता रहा है। वहीं दोहा की अगर बात की जाए तो दोहा में हमास ठिकानों पर अटैक भी जमकर हुआ। हमले में कतरी अफसर की मौत हुई। अगर ईरान की बात की जाए, इसको आप जरा समझिए, ईरान इजराइल में हवाई हमले भी बहुत जोरदार हुए, बड़े स्तर पर हुए, बड़ी उसकी तस्वीर नजर आई। दोनों ही तरफ से तल्खी देखी गई, तल्खी खत्म नहीं होती नजर आई, बल्कि आज भी वही तल्खी बरकरार है। इजराइल की आलोचना लगातार चारों तरफ से देखी गई है। गाजा के हालात भयावह यूएन की तरफ से कहे गए। गाजा में नरसंहार बंद होना चाहिए, यह एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से कहा गया। वही ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से कहा गया कि भाई इजराइल नरसंहार कर रहा है। इतना ही नहीं, IAGS तो कह रहा है कि भाई गाजा में कत्लेआम मचा दिया है और ये कत्लेआम करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम लगातार देख रहे हैं वो इजराइल है। नेतन्याहू पर लगातार बड़े आरोप लगते रहे हैं। अब सवाल क्या खड़े हो रहे हैं? सवाल ये उठता है कि इजराइल आखिर जंग रोकेगा क्या? अगर ऐसा होगा तो ऐसा कब होगा? सवाल ये भी कि क्या अभी और भी ज्यादा खून खराबा होना बाकी है? सवाल बार बार ये खड़े होते हैं, क्या 57 मुस्लिम मुल्क अब वार करेंगे? आपको ये भी बताते चले, जिस तरह से इजराइल ने मिस्र के हवाई क्षेत्र को 5 जून 1967 को बर्बाद किया था, वो भी बार बार जिक्र है। 1967 में जंग के 6 दिन किस तरह से रहे थे वो जरा समझिए। इजराइल ने मिस्र के हवाई क्षेत्र को टारगेट किया, उसे पूरी तरह से बर्बाद, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। और इतना ही नहीं, हम लगातार ये भी देखते रहे हैं कि किस तरह से खासतौर से अगर इसके पहले भी जब पूरा विवाद हुआ, मिस्र के खिलाफ ऑपरेशन फोकस शुरू किया गया था और ये ऑपरेशन फोकस का ही एक नतीजा साफ तौर से देखा गया है। आप ये भी बात मान के चलिए कि इजराइल के ऊपर जो बड़े आरोप लगते रहे हैं, अगर जॉर्डन की बात की जाए तो इजराइल ने जॉर्डन के खिलाफ जंग की शुरुआत 6 जून 1967 को की थी। और इसके अलावा 7 जून 1967 की अगर बात की जाए तो इजराइल यरूशलेम के पुराने शहर पर पूरी तरह से कब्जा किया जा चुका था। दूसरी तरफ 8 जून 1967 की अगर बात करें तो अमेरिकी नौसेना ने इजरायली नौसेना पर हमला कर दिया। और इसके बाद में अगले दिन 9 जून 1967 को हुआ क्या, इजराइल ने सीरिया के गोलान हाइट्स को एक तरह से अपने कंट्रोल में लिया, उस पर कब्जा जमा लिया। वहीं उसके अगले दिन 10 जून 1967 को यूएन की मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ। उसके बाद में ये युद्ध खत्म हुआ। लेकिन ये जो 6 दिन थे वो 6 दिन बहुत ज्यादा निर्णायक थे 1967 के, इसीलिए बार बार 1967 का जिक्र हो रहा है और जंग के वो 6 दिन याद किए जा रहे हैं। लेकिन इस जंग के बाद में क्या तस्वीर बदला क्या? दरअसल ये है
इजराइल क्षेत्रीय ताकत बनकर उभरा और मजबूती के साथ में अरब देशों की सैन्य रणनीति पर सवाल खड़े हुए। फिलिस्तीनी शरणार्थियों पर संकट आ गया। ये संकट और भी ज्यादा दिन ब दिन बढ़ता चला गया और जो कब्जे में लिए गए इलाके थे उन पर अभी तक आज तक विवाद ही नजर आता है। यही बात बार बार कही जाती है। तो वही बात है कि भाई जिस तरह से इस दौरान तस्वीर नजर आती है, क्या तस्वीर बदलेगी ये अपने आप में देखने वाली बात है। चलिए अब आक्रमण में आगे बढ़ते हुए बात रूस और यूरोप के बीच जारी तनातनी की कर लेते हैं। हाल ही के दिनों में रूसी ड्रोन ने पोलैंड, जर्मनी और बाल्टिक देशों की हवाई सीमा में घुसपैठ की और अब शक है कि ड्रोन सिर्फ निगरानी नहीं कर रहे बल्कि यूरोप के डिफेंस सिस्टम को, वहां के एयरबेस को, वहां की रडार की जासूसी कर रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है और डर उससे भी ज्यादा खतरनाक, क्या रूस ड्रोन को हथियार नहीं जासूस बना रहा है? क्या आसमान में मंडराते रूसी परिंदे नाटो की एयर डिफेंस का ब्लूप्रिंट चुराने के लिए निकले हैं? सिर्फ चेतावनी नहीं थी, वो शायद सिस्टम स्कैन करने वाले टेक्निकल हमलावर थे। तो क्या ड्रोन बन गया है रूस का अगला साइबर मिसाइल? ये ड्रोन हवा में उड़ते मशीनें नहीं हैं, ये उड़ती हुई जासूसी लैब्स हैं। पोलैंड की सीमा में घुसे रूसी ड्रोन सिर्फ उड़ान नहीं भर रहे थे, वो कर रहे थे नेटो की डिफेंस लाइन, एयर रडार, मिसाइल लोकेशन और रेडियो फ्रीक्वेंसी का विश्लेषण। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो ये ड्रोन मिशन सिर्फ सीमा टेस्ट करने के लिए नहीं था, बल्कि नेटो के इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम को डिकोड करने की कोशिश थी। यानी कहां बैकअप रडार है, कौन सी एयरबेस एक्टिव है, किस एंगल से मिसाइलें लॉन्च होती हैं, सब कुछ स्कैन करने की कोशिश है। इन ड्रोन में लगे हो सकते हैं सिग्नल इंटेलिजेंस डिवाइसेस जो फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट करके सिस्टम पैटर्न को ट्रेस करते हैं। यानी कि रूस सीधे नेटो की आंखों और कानों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। नेटो की साइबर डिफेंस यूनिट अब इस पर काम कर रही है कि और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये ड्रोन जीपीएस जैमिंग, साइबर अटैक और रडार ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्या रूस एक नए किस्म की जंग की तैयारी कर रहा है? इस जंग में जिसमें न सिर्फ मिसाइलें दिखेंगी, न टैंक, बस उड़ते हुए ड्रोन होंगे और गिरता हुआ सिस्टम। नेटो को अब सिर्फ बॉर्डर नहीं, अपने सर्विलांस सिस्टम, डेटा लिंक और रडार माइक्रोवेव तक की हिफाजत करनी होगी। आने वाली जंग शायद आसमान में नहीं, फ्रीक्वेंसी की लड़ाई होगी और रूस उसमें अपनी पैठ बना चुका है। रूस के ड्रोन अब सिर्फ उड़ नहीं रहे हैं, ये नेटो की नींद उड़ा रहे हैं। जब पोलैंड की हवाई सीमा में 19 रूसी ड्रोन दाखिल हुए तो पूरा पश्चिम मोर्चा हिल गया। सवाल खड़ा हुआ, नेटो की एयर डिफेंस इतनी असहाय क्यों दिखी? अब जवाबी मोर्चा संभाला गया। टेक्नोलॉजी, सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जाल बुना जा रहा है। अब नेटो ड्रोन को पहचानने और उसकी प्रोग्रामिंग डिकोड करने की कोशिश कर रहा है। यानी अब जंग सिर्फ गोली से नहीं, कोड और डेटा से लड़ी जाएगी। क्या अब युद्ध की दस्तक सुनाई दे रही है? क्या शीत युद्ध अब आग में तब्दील होने जा रहा है? क्या रूस ने वो रेखा पार कर दी है जिसके बाद बचाव नहीं,
बस जवाबी हमला होता है। आज पूरा यूरोप कांप रहा है, अमेरिका अलर्ट पर है और नेटो की फौजें तबाही बरसाने से बस एक कदम दूर है। पोलैंड की सीमा पर रूसी ड्रोन की घुसपैठ ने नेटो की नींव हिला दी थी। रूसी ड्रोन ने पोलैंड की एयरबेस तोड़ी तो हड़कंप मच गया। सरहदें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 6 देशों के रडार पर अलर्ट आया और फिर शुरू हुआ नेटो का जवाब। जेट्स ने टेक ऑफ किया, डिफेंस रेड अलर्ट पर आ गया। देखिए जरा, दुनिया आज फिर थर्रा रही है। एक बार फिर रूस ने हदें लांघी। पोलैंड में रूसी ड्रोन की सीधी एंट्री ने नेटो को खौफ में डुबा दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक सोची समझी नापाक हरकत है। आज नेटो सदस्यों ने खलबली मची है। एक ऐसा संकट जो शायद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं देखा गया। दरअसल 2 दिन पहले पोलैंड में अचानक रूसी ड्रोनों का एक झुंड लगभग 19 ड्रोन सीमा से होते हुए अवैध रूप से पोलैंड की हवा में दाखिल हो गया। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि एक बड़ी और घातक चुनौती है। इस ड्रोन घुसपैठ के बाद नेटो राज्यों में अलार्म बज रहा है। पोलिश पीएम डोनाल्ड तुस्क ने इसे भयंकर चुनौती बताया। माना जा रहा है कि पोलैंड सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि ये नेटो की पूर्वी दीवार है और जैसे ही रूसी ड्रोन ने उसकी एयरबेस को लांघा, ये कोई साधारण उल्लंघन नहीं रहा। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट यानी सामूहिक सुरक्षा समझौते की बुनियाद को हिला दिया। नेटो चार्ट का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो वो हमला सारे नेटो देश पर माना जाएगा। हालांकि इस वक्त मामला आर्टिकल 4 की सीमा में है, यानी सदस्य देशों की आपात बैठक और संयुक्त प्रतिक्रिया पर विचार होगा। पोलैंड में स्पष्ट रूप से कहा गया कि हम सिर्फ चिंता जाहिर नहीं करेंगे, कार्रवाई की तैयारी में है। जर्मनी, फ्रांस, यूके ने रूस को चेतावनी दी है कि नेटो की परीक्षा न लें। अब सवाल यह है कि नेटो आखिर क्या कर सकता है। तो क्या एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई जाएगी? रूस की एयर डिफेंस मॉनिटरिंग को सख्त किया जाएगा? डिप्लोमेटिक लेवल पर रूस को ब्लॉक किया जा सकता है? संयुक्त राष्ट्र में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है? और अगर रूस सीमा उल्लंघन करता है
तो सीमित सैन्य जवाबी कार्रवाई भी संभव है। तो पोलैंड अकेला नहीं है, नेटो उसके साथ खड़ा है। और ये सिर्फ एक ड्रोन था, बल्कि चेतावनी थी कि लड़ाई सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रह सकती। अगर रूस अपनी हदें भूल गया तो नेटो भी कूटनीति की जगह ताकत की जबान में जवाब दे सकता है। आने वाले दिन बेहद संवेदनशील है। एक चिंगारी यूरोप को फिर से आग में झोंक सकती है। तो क्या सब्र की इंतहा हो चुकी है? रूस की बार बार की घुसपैठ, ड्रोन हमले, सैटेलाइट जासूसी और अब पोलैंड में सीधी घुसपैठ, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये जंग की तैयारी है। रूस अब सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे नेटो सिस्टम छेड़ रहा है और नेटो अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब हालात इस मोड़ पर है जहां बातचीत का वक्त निकल चुका है। तो सवाल है कि नेटो क्या करेगा? 80,000 से ज्यादा सैनिक यूरोप में तैनात है। 300 से ज्यादा फाइटर जेट्स भी तैनात है। 300 युद्धपोतों की बाल्टिक और ब्लैक सी में तैनाती की गई है। तो नाटो अगर जंग की तैयारी कर रहा है तो रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि हुंकार भरे जा रहा है। बेलारूस में मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। कैलिबर क्रूज मिसाइलें तैनात हो चुकी हैं। जिरकॉन एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैनात हो चुकी है। साइबर अटैक और जीपीएस जैमिंग तेज कर दी गई है। तो क्या ये मोहलत होगी या फिर पूरी मुहिम की शुरुआत? ये ड्रोन सिर्फ मशीन नहीं है, ये चेतावनी है। रूस के ड्रोन पोलैंड की हवाई सीमा में दाखिल हुए और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नेटो अब सिर्फ देखता रहेगा या जवाब भी देगा? अब सिर्फ एक सवाल बचा है कि क्या अब जंग होकर रहेगी? रूस अपनी चालों से बाज नहीं आ रहा है। नेटो अब जवाबी तैयारी में है और दोनों तरफ से सिर्फ एक गलती, एक मिसफायर और सब कुछ राख में तब्दील हो सकता है। ऐसे में पोलैंड की सीमा पर जो हुआ वो घटना नहीं, वॉर वार्निंग है। और अब दुनिया देख रही है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध कागजों से निकलकर हकीकत में उतरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।